प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर नयना अरविंद छोड़वेकर है और आज का विषय है सूखी डाली द्वितीय दृश्य। तो इस एकांकी के एकांकीकार है उपेंद्रनाथ अश्क जी। पिछली कक्षा में मैंने आपको चरित्र चित्रण पात्र के बारे में बताया था। तो पात्र इस प्रकार से है। दादाजी का एक परिवार है। दादाजी का नाम है मूलराज। दादाजी के 3 बेटे थे। पहले बेटे की मौत हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। और दादाजी के दूसरे बेटे का नाम जो है कर्मचंद है तथा दादाजी के तीसरे बेटे का नाम जिक्र नहीं है। पहले तथा तीसरे बेटे का नाम जिक्र नहीं है। दादाजी के बहुओं को बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी कहा है। और दादाजी के तीसरे बेटे को 2 बच्चे हैं, परेश तथा इंदु। परेश की शादी विभक्त परिवार में पली बड़ी लड़की बेला से होती है। उसे इस परिवार में छोटी बहू कहते हैं। बेला ही छोटी बहू है। और सुरेश पारो यह नाम का जिक्र इस कहानी में है। रजवा है नौकरानी इस घर की। और ये भाशी, मल्लू तथा जगदीश जो है ये 4th जनरेशन के हैं। दादाजी पहले जनरेशन, पहली पीढ़ी के, दूसरी पीढ़ी के कर्मचंद जी और तीसरी पीढ़ी के जो है परेश, इंदु, सुरेश पारो वगैरह। और चौथी पीढ़ी के ये छोटे छोटे बच्चे जो है भाशी, मल्लू, जगदीश जो है, ये है भरा पूरा परिवार। दादाजी इसे बरगद का पेड़ मानते थे। अपने परिवार को बरगद का पेड़ मानते थे। तो जैसे मैंने प्रथम दृश्य मेरे पिछली कक्षा में पढ़ाया था, उसको फिर से एक बार दोहरा रही हूँ याद करने के लिए आपको। जैसे रजवा नौकरानी है, छोटी बहू बेला है ना, उसने रजवा को काम से हट जाने के लिए कहा। और रजवा जो है अपनी मन के दुखित होती है और अपना जो है इंदु से कहती है। इंदु जो है घर के सारे लोगों को बताने से पहले जो है इस बात को सुलझाने की कोशिश में वहाँ बेला के पास जाती है। तो बेला कह देती है कि मेरे घर में ऐसे नौकर जो है 2 दिन क्या 2 घड़ी भी नहीं टिकते। तब इंदु जो है बोल देती है, क्या बात है भाभी आपके मायके की, आप ही एक नमूना हो और नौकर भी लेके आते। इस प्रकार से जो है बोलने पर दोनों में वाद विवाद होता है। वहाँ एक घटना था, फर्नीचर्स का था। जो है परेश ने जो फर्नीचर अपने कमरे में रखा था उसे बेला ने जो है कमरे से बाहर रख दिया था। परेश के पूछने पर वह कहती है कि तुम्हारे बुजुर्ग अगर नंगे लुच्चे घूमते थे तो हम भी क्या उनका अनुकरण कर सकते हैं क्या। यहाँ जो उन दोनों के वाद विवाद जो है, परेश तथा बेला के वाद विवाद जो है, ये मंझली बहू ने सुन लिया था और उसने घर के सारे लोगों को बता दिया था। मलमल के थान और अबरा जो है कर्मचंद, दादाजी के मंझले बेटे हैं कर्मचंद, उन्होंने घर के सारे लोगों को दिया था। लेकिन बेला को वह पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने छुआ तक नहीं था उसको। और जो है दादाजी के कपड़ों का जिक्र, जो दादाजी ने अपने कपड़े को, मूलराज जी ने अपने कपड़े को छोटी बहू बेला को धोने के लिए दिया था। लेकिन बेला ने जो है उसको छुआ तक नहीं था, वह स्नान घर में ऐसे ही सड़ रहा था। ये जो दृश्य जो है, पहला दृश्य मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था। अभी दूसरा दृश्य से पहले अर्थ जानेंगे। दर्प, अहंकार, घृणा, द्वेष, भ्रकुटी, बाह्य, तब्दीली, स्थानांतरण, उद्विग्नता, परेशानी, अन्यमनस्कता, अनमना, अबरा, लिहाफ के ऊपर का कपड़ा, मलमल के थान, एक प्रकार का महीन सूती कपड़ा है। तो ये है अर्थ। अभी दूसरा दृश्य,
पेज नंबर 142। तो दूसरे दृश्य में क्या है, मैंने इधर पॉइंट लिखा है। तो दूसरे दृश्य में दादाजी और करमचंद की बात होती है, दादाजी से परेश से बात होती है, और दादाजी जो है घर वालों को एकत्रित करके घर वालों से बात करते हैं। तो दूसरे दृश्य के पहला जो है दादाजी और करमचंद की बात जो है पेज नंबर 142। करमचंद दादाजी के पास आते हैं। करमचंद कौन है? दादाजी के बेटे हैं। तो बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी भी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। तो जो है ये जगदीश कौन है? ये छोटा बच्चा है। हाँ, करमचंद जो है जगदीश को डांट रहे हैं। तो नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से पनपती। मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की ही भांति है। तो जो है एक बार जो है हम बरगद के पेड़ की डाली को जो है तोड़ देते हैं, उसको जो है वापस से हम जो है वहाँ पनपती नहीं है। इस प्रकार से जो है दादाजी जो है इन छोटे बच्चों के व्यवहार को देखकर हंस रहे हैं और बोल भी रहे हैं। लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। तो दादाजी जो है अपने घर को, इस परिवार को एक बरगद के पेड़ मानते थे। हर बार कुछ भी उदाहरण देना है तो वहाँ जो है बरगद का पेड़, इस प्रकार से जो है कहते थे। अभी जो है करमचंद को बेला ने जो मलमल के थान और अब्रों को जो छुआ तक नहीं था, यह बात, और जो घर में सारी घटनाएं जो घट रही है, यह बात करमचंद को पता है। इसलिए करमचंद अत्यंत सूक्ष्मता से अपने पिता यानी दादाजी, जिनका नाम है मूलराज, उनसे कहते हैं, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। किसके बारे में बताया उन्होंने? ये डाली कौन है? बेला है। तो ये डाली टूटकर अलग हो जाएगी। क्या कहते हो? कौन अलग हो रहा है? शायद छोटा अलग हो जाए। परेश? पर क्यों? उसे क्या कष्ट है? कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे वही मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तत्काल दवा न लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है। अंडरलाइन कर लो, यह 1 मास के लिए आता है आपको। और वही घाव नासुर हो जाता है, फिर लाख लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। तो जब भी घाव जो है छोटा है, उसको तभी जो है उसको घाव को मरहम लगाना चाहिए। इस प्रकार से दादाजी कहते हैं। मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है। इसे भी अंडरलाइन कर लो। जो यानी कि करमचंद कह रहे हैं, दर्प अर्थात अहंकार ज़्यादा है बेला को। मैंने वहाँ मलमल के थान और रज़ाई के अब्रे लाकर दिए थे ना, और सबने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आया। अपने मायके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। छोटी बहू है ना, वह घृणा करती है, हेट करती है, द्वेष करती है हमारे घर को, और हर बार मायके से जो है तुलना करती है हमारे घर की। इस प्रकार से करमचंद जो है अपने पिता अर्थात दादाजी से कहते हैं, बेटा
बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लाइन है ये। अगर कोई व्यक्ति हमें घृणा करता है, अगर कोई व्यक्ति हमको हेट करते हैं, तो हमें भी जो है उन्हें घृणा की दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिए। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। टूट वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। अर्थात इधर दादाजी जो कह रहे हैं कि अपने जो है व्यवहार तथा अनुभव से ही मनुष्य क्या है, महान बनता है। हम महान है, ये जो है दूसरे लोग जो है अन्य लोग उसकी पहचान करते हैं। हम ही हमारे महानता के बारे में कभी कह नहीं सकते हैं। इस प्रकार दादाजी करमचंद से कहते हैं। दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा पेड़ उखाड़ दिया। इधर जो है छोटे बच्चों के बीच में झगड़ा हो रहा है। ये जो भाषी है ना, वहाँ जो है आके कह रहा है कि मल्लू और जगदीश ने मेरा पेड़ उखाड़ दिया। जिस पेड़ को वहाँ बो रहा था उसने इन दोनों ने उखाड़ दिया है। दोनों लड़ रहे हैं, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? तो दादाजी, पेड़, बच्चे ठहरो भाषी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद जरा हटाना इन दोनों को। तो करमचंद से कहते हैं कि ये बच्चे जो है लड़ाई कर रहे हैं तो उनको जो है लड़ाई से बचाओ, यानी कि छुड़ा दो। तो ये था दादाजी तथा करमचंद की बातें। अभी जो है दादाजी तथा परेश। परेश कौन है? परेश दादाजी के तीसरे बेटे का बेटा है, अर्थात परेश दादाजी का पोता है। परेश आया, आओ बेटा परेश, वह मैंने 2 कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ ज़रा, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। मैं लज्जित, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था, आओ आओ इधर आकर बैठो। देखो मैंने जैसे प्रथम दृश्य में जो है दादाजी ने जो कपड़े दिया था बेला को धोने के लिए, छोटी बहू को धोने के लिए, उसने जो है धुला नहीं था। जब दादाजी परेश से पूछते हैं तो वहाँ जो है नहीं धुले हैं, कह नहीं पाते हैं। मुझे करमचंद से अभी पता चला कि तुम्हारी बहू को रज़ाई के अब्रे और मलमल के थान पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीज़ें खरीदना क्या जाने। जभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीज़ें ले आएगी। बाजार ले आओ, अंडरलाइन कर लो, 1 मार्क्स के लिए 1 अंक का प्रश्न है ये। जी, मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। जी, मैं इसलिए आया था। तो परेश जो है किसके लिए आए हैं कारण बता रहे हैं। हाँ कहो, झिझकते क्यों हो? जी, बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा? अभी के दिन हुए हैं उसे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। वह मन लगती ही नहीं, लगाती ही नहीं, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है,
अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में रही नहीं, इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी, इतने कोलाहल से वह ऊब जाती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। परेश कहते हैं उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंझली ताई, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी, सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी, किंतु उसके हाथ बिक गया है तो उसे कुछ नहीं समझाता। और इधर वह इन सब से दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करती है, सब मेरी हंसी उड़ाती है, मेरा समय नष्ट करती है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना मुझे एक भी नहीं दिखाई देता। आप मेरी माने तो। परेश ने कहा कि बड़ी बहू, मंझली बहू, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, इन सभी लोगों ने बेला की शिकायत की है। तो और जो है कुछ कहना चाह रहा है परेश, लेकिन थोड़ा झिझक रहा है। क्या है वो बात? हाँ हाँ कहो। दादाजी कहते हाँ बेटा कहो। बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। अंडरलाइन कर लो, यहाँ 1 अंक का प्रश्न है। वे समझती है कि वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। तो दादाजी से परेश जो है बेला की मन की बातों को व्यक्त कर रहे हैं और वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, जहाँ उसे कोई रोकने वाला न हो। वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख शांति से रहे। आखिर परेश ने कह ही दिया कि वह अलग गृहस्थी बसाना चाहता है बेला के साथ। तो मैं तो सदैव यहाँ बना न रहूँगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी, यानी कि मेरी तब्दीली हो जाएगी। अभी अभी मैंने बताया स्थानांतरण, स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफ़र हो जाएगा मेरा, तो मुझे तो जाना ही है, लेकिन उतने दिनों के लिए, जितना दिन मैं इधर हूँ, इस गांव में हूँ, उतने दिनों के लिए क्या मैं बाग वाले मकान में रह सकता हूँ? अर्थात मैं बेला के साथ अलग गृहस्थी बसा सकता हूँ क्या? तो दादाजी से पूछ रहा है परेश। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें, उसकी सारी उद्विग्नता, अन्यमनस्कता और तिल मिलाहट में उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? उद्विग्नता, परेशान है, अन्यमनस्कता, अनमनी है, वो अनमने भावना से रहती है, तो हमेशा उसके मन में यही विचार ही चलता रहता है कि हम बाग वाले मकान में रह ले। तो अपने मन में स्थित भावनाओं को परेश अपने दादाजी से कहता है। तो आप तो जानते ही हो दादाजी इस घर को कितना प्यार करते हैं, जैसे बरगद का पेड़ मानते हैं। और उस दादाजी से परेश ने जो कहा, तो अभी दादाजी क्या कहते हैं सुनो। यूँ तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए, वहाँ पड़ा भी बेकार है और अभी मैं उससे किसी तरह का काम लेने का भी इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फल फूलों से भरा पूरा, और फिर मेरी आँखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियाँ टूटने लगती है और केवल टूट रह जाता है और मैं सिहर उठता हूँ। न बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब होने न दूंगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा, कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे?
तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को अपने मन में स्थान न दो, मैं कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को पराये से घिरी अनुभव न करेगी, उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। तो दादाजी जो है परेश से कहते हैं कि बेटा, ये मेरा घर जो है बरगद का पेड़ के समान है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई एक डाल भी जो है टूट कर अलग हो जाए, अर्थात कोई भी अलग गृहस्थी बसाए, मैं नहीं चाहता हूँ बेटा। तुम्हारे जो समस्या है उसका समाधान मैं ज़रूर दूंगा, तुम इसके चिंता ही मत करो। ऐसे समाधान करते हैं और परेश तथा दादाजी की बात समाप्त हो जाती है। अभी जो है दादाजी ने जैसे परेश को बताया है ना कि घर के लोगों को समझा दूंगा, तो बुलाना चाहिए ना उनको, तो दादाजी ने क्या किया, रजवा को बुलाया। रजवा कौन है? घर की नौकरानी है। तो रजवा को बुला के कहा कि घर के सारे लोगों को बुलाओ, लेकिन किसको छोड़ के? बेला को छोड़कर बाकी सारे लोगों को एक जगह दादाजी ने बुलाया। तो वही है आगे, जैसा आप उचित समझे। और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे, कोई भी ऐसी बात न करो जिसे वह अपना अपमान समझे। और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीज़ें खरीद लाओ, शेष की चिंता तुम न करो, मैं कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालूंगा, जैसी आपकी इच्छा। तो दादाजी अभी रजवा को बुला रहे हैं। रजवा जी आई, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको यहाँ बेच दो, कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए, और सुनो, कोई न रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। जी, मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। इंदु कहाँ है? वह दिखती नहीं। इंदु आती है। मैं नल पर थी, कपड़े धो रही थी। बैठो बेटा, मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। तो दादाजी जैसे शुरू ही करते हैं बातों को कि उससे पहले जो है बेला के ही बारे में है ये बात, तो समझ में आए, तो इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि बेला जो है बेला का मन इस घर में नहीं लगता है। तो इंदु जो बोल उठती है कि दादाजी, तो दादाजी जो है इंदु को मुझे बोलने दो, मैं ही बोलूँगा, इस प्रकार से कह के जो है दादाजी बोलते हैं। इंदु बेटा, मुझे अपनी बात को कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यह वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ तक यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र या दर्जे से नहीं होता। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर कोई आप में उम्र में बड़े हैं तो वह बड़े जो है उम्र में ही हैं। तो बड़ा कौन है? दादाजी कह रहे हैं, सुनो, बड़ा तो बुद्धि से होता है। अंडरलाइन कर लो, 1 अंक का प्रश्न का उत्तर है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में न सही, अक्ल में हम सब से निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाए। मेरी इच्छा है कि उसे वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले, मैं प्रसन्न हूँगा। यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो, उसे अनुभव ही न हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सब उसकी डालियां हैं। डालियों ही से पेड़ है और डालियां छोटी हो या बड़ी,
सब उसकी छाया को बढ़ाती है। अंडरलाइन कर लो, 1 अंक का प्रश्न का उत्तर है ये। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए, तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया, उसकी हंसी उड़ाई है या फिर उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम जा सकते हो। तो दादाजी ने कहा कि बेला का आदर करना है, बेला का समय नष्ट न होने देना है, बेला को कुछ भी काम करने के लिए नहीं देना है। सब लोगों को जाने के लिए कहा, लेकिन 2 लोगों को, इंदु और मंझली बहू को रहने के लिए कहा। रजवा ने कहा था ना कि छोटी बहू ने मुझे काम से हटा दिया, तो इंदु ने क्या किया था कि बेला के पास जो है समस्या का समाधान लेने के लिए गई थी, लेकिन झगड़ा करके बैठ गई थी। इस कारण से तो इंदु को, और जो फर्नीचर्स की बात जो है वाद विवाद हो रहा था, तब जो है उसने क्या किया था, मंझली बहू ने सुन लिया था और घर के सारे लोगों को बता दिया था। इसलिए जो है उन दोनों को छोड़ के बाकी सभी लोगों को जाने के लिए दादाजी कहते हैं। इंदु बेटा और मंझली बहू तुम जरा बैठो। मंझली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतया घर का अंग न बन जाए। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विशेष विषय पर विशेषकर सावधान रहने का आदेश करता हूँ। अब तुम जाओ और देखो, फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले। मेरी आकांक्षा है कि सब डालियाँ साथ साथ बढ़े, फले फूले, जीवन का सुखद शीतल वायु के परस से झूमे और सरसाए। पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना से मुझे सिरहा देती है। अंडरलाइन द लास्ट सेंटेंस, जो लास्ट वाक्य को अंडरलाइन कर लो, 1 अंक का प्रश्न का उत्तर है। तो सतर्क कर दिया इंदु तथा मंझली बहू को कि जो है मुझे यह शिकायत फिर से नहीं सुनना है। यह मेरा घर जो है बरगद के समान महान वृक्ष है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी डाली टूटकर अलग हो जाए, तो सभी लोग हम साथ में ही रहेंगे। इस प्रकार से दादाजी जो है सतर्क कर देते हैं। हमें क्षमा कीजिए दादाजी, इंदु कहती है, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। भाशी मल्लू जगदीश, आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनाएं, बरगद के पेड़ और उसके बच्चे की। तो दादाजी जो है अपने पड़पोतों से, भाशी मल्ली जगदीश से कह रहे हैं कि हाँ मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा बच्चों, आओ। तो हर बार दादाजी की कहानी जो है वही रहता था, एक था बरगद का पेड़। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, सुनो, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। चांद राजा तारा राजा का सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी, एक था बरगद का पेड़। तो जो है बच्चे इस प्रकार से दादाजी से कहते हैं। तो दादाजी हंसते हैं और कहते हैं, यही कहानी कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। तो यही कहानी जो है बरगद के पेड़, हम साथ रहते हैं तो यही साथ रहने से ही क्या निर्माण होता है, एक कुटुंब का निर्माण होता है, एक समाज का निर्माण होता है, एक राष्ट्र का निर्माण होता है। एकता से रहना चाहिए। इस प्रकार से दादाजी जो है बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी सीख दे रहे हैं। यही तो जीवन की सदृढ़, विशाल और महान बनाती है। ये था दूसरा दृश्य। तो
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮಚಂದ್ ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮೂಲ್ರಾಜ್ ಅಂದರೆ ದಾದಾಜಿ ಅವರ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತಾನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ರಜಾಯಿ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾದರೂ ಬೇಲಾಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿರಿಯ ಸೊಸೆ ಬೇಲಾಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ. ಈ ಮನೆ ಎಂಬ ವಟವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೊಂಗೆಯು ಒಣಗಬಹುದು ಎಂದು ದಾದಾಜಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲ್ರಾಜ್ ಅವರು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಬೇಲಾಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ದಾದಾಜಿಯ ಬಳಿ ಕಿರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ ಪರೇಶ್ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಬೇಲಾ ಎಲ್ಲರಿಂದ ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಆದರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಓದಲು ಸಮಯವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ನನಗೆ ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನನಗೆ ತೋಟದ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ದಾದಾಜಿಯವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಮನೆಯು ಆಲದ ಮರದಂತೆ, ಈ ಮರದ ಯಾವುದೇ ಟೊಂಗೆ ಒಣಗಿದರೂ ನನಗೆ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಬೇಲಾಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮನೆಯ ಉಳಿದವರನ್ನು ರಜವಾಳಿಗೆ ಕರೆಯಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಲಾಳಿಗೆ ಆದರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು, ಅವಳ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಾನು ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ. Summary in English. Second scene. Karmachand comes to Moolraj, Dadaji, to express his feelings. He informs Dadaji that except Bela, everyone liked the razai which he bought. He says that Bela, the youngest daughter-in-law, is very egoistic. As for Dadaji, the family is like a big banyan tree. Karmachand indicates that one of its branches can dry off. Dadaji then tells him that hatred can be overcome by love. Bela can be adjusted in the family only if treated with love and respect. Later, Paresh, the youngest grandson and Bela's husband, arrives and tells Dadaji that Bela is really sad and upset with the family members as they always ridicule means make fun of her and do not respect her. He adds that she does not even get a time to study. Everybody makes fun of him as well. He tells Dadaji that he is getting transfer in few days and asks him whether he could stay in the farmhouse until then. To this, Dadaji responds that this house is like a banyan tree and he will be hurt if any of its branches dries off. He tells that he will provide a solution to this problem. He asks Rajwa to summon everybody except Bela in the hall. He tells them that they must respect Bela. She must not be given any household chore. Her time must not be wasted. For the most, she should be made to feel at home, not an outsider. This is a summary. अब 1 अंक के प्रश्न इस प्रकार से हैं. मैंने पहले 9 अंक के प्रश्न का उत्तर बता दिया था. छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है? दर्प की मात्रा. 12th, घृणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता? घृणा से. 13th, बरगद का पेड़ किन लोगों ने उखाड़ लिया? जगदीश और मल्लू ने. 14th, दादाजी ने परेश से छोटी बहू को कहाँ ले जाने के लिए कहा? कहाँ ले जाने के लिए कहा बच्चों? बाजार, है ना. 15th, किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है? किसको? छोटी बहू को. छोटी बहू बेला लिख दो. 16th, व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? बुद्धि और योग्यता से. पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करती है?
डालियां। दादाजी को किस कल्पना से सिरहन होने लगती है? दादाजी को पेड़ से डाली टूटकर अलग होने की कल्पना से सिरहन होने लगती है। 19th, पेड़ बरगद के पेड़ की कहानी किनका निर्माण करती है? किनका निर्माण करती है? अभी अभी मैंने बताया था ना, कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का। कुटुंब का, समाज का और राष्ट्र का निर्माण करती है। यह है 1 अंक के प्रश्न सिर्फ दूसरे दृश्य के अंतर्गत। अभी 5 अंक का प्रश्न। 5 अंक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखना है? पहले भूमिका लिखना है, उसके बाद विषय विस्तार लिखना है, फिर निष्कर्ष लिखना है। तो पहले 2 प्रश्नों का उत्तर मैंने कह दिया था आपको। अभी तीसरा प्रश्न, बेला ने सारा फर्नीचर और सामान कहाँ रख दिया और क्यों? भूमिका इस प्रकार से है। प्रस्तुत प्रश्न उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित सूखी डाली एकांकी से लिया गया है। बेला विभक्त कुटुंब में पली हुई थी। मूलराज के संयुक्त परिवार में तहसीलदार परेश से विवाह करके पदार्पण करती है। बेला को हर बात पर अपने मायके की प्रशंसा करना आदत सी हो गई थी। ये है भूमिका, इंट्रोडक्शन है। भूमिका का अर्थ है इंट्रोडक्शन। विषय विस्तार मीन्स सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन, यानी कि सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन करना है। निष्कर्ष यानी कि कन्क्लूजन, ಉಪಸಂಹಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆ. तो ಇದನ್ನು ವಿಷಯನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆಯೋದು. तो विषय विस्तार, छोटी बहू ने सारा फर्नीचर और सामान कमरे के बाहर रख दिया। एक दिन परेश स्नान कर कमरे में गया तो बेला ने सारा फर्नीचर और सामान बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा तो छोटी बहू ने कहा कि मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रखने दूंगी। परेश ने कहा, हमारे बुजुर्ग, बात काट कर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे लुच्चे जंगल में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? तो जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादाजी बैठते थे, पिताजी बैठते थे, चाचा बैठते थे, उन लोगों को शर्म नहीं आई? उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं जाकर आपत्ति करूंगा तो दादा कहेंगे तहसीलदार होते ही लड़का का सिर फिर गया है। छोटी बहू ने कहा, इस गले सड़े फर्नीचर को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे चटाई बिछाकर बैठना अच्छा है। इस प्रकार से कहा। और निष्कर्ष, उपसंहार अर्थात कंक्लूजन, इस प्रकार से लिखो। बेला विभक्त कुटुंब में पली हुई थी। वह हर बात पर अपने मायके की तुलना ससुराल से करती थी, इसलिए उसने सारा फर्नीचर और सामान बाहर रख दिया। तो 4th वन, कर्मचंद ने पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही? तो फर्स्ट पैराग्राफ जैसे मैंने अभी अभी कहा उसी प्रकार से लिख दो। उसका विषय विस्तार मैं कह रही हूँ। कर्मचंद परेश के ताऊ थे। उन्होंने दादाजी से पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात को कहा। कर्मचंद जी ने घर वालों को मलमल के थान और रजाई के अब्रों को लाकर दिए थे। सब लोगों ने रख दिया, लेकिन छोटी बहू को वह पसंद नहीं आया था। छोटी बहू ने उसे हाथ तक न लगाया था। यह बात कर्मचंद को पता चल जाती है। अपने मन में स्थित भावनाओं को अपने पिता के पास इस प्रकार से कहते हैं कि शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूट कर अलग हो जाए। दादाजी पूछते हैं कि क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? उत्तर में परेश, शायद छोटी बहू को इस घर में रहना पसंद नहीं है। मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है। मैंने मलमल के थान और रज़ाई के अब्रों को लाकर दिए थे ना,
सब लोगों ने रख दिए, लेकिन छोटी बहू को वह पसंद नहीं आया। अपने मायके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। ये है उत्तर 5 अंक के लिए लिखना है। तो निष्कर्ष जो है, इस कारण से करमचंद ने दादाजी से पेड़ से डाली टूटकर अलग होने की बात, अर्थात बेला और परेश के घर से अलग होने की बात को बताया था। और जो है अगला प्रश्न जो है, दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार है? तो भूमिका अभी अभी जो मैंने बताया वही लिख दो। उत्तर विषय विस्तार इस प्रकार से है। जब करमचंद से दादाजी को यह पता चल जाता है कि छोटी बहू बेला में गर्व की मात्रा ज़्यादा है, शायद वट समान वृक्ष से एक डाली टूटकर अलग हो जाएगी, अपने मायके के सामने इस परिवार को के लोगों को कुछ नहीं समझती है, तब दादाजी कहते हैं कि बड़प्पन तो मन का होना चाहिए, और फिर बेटा घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले स्नेह मिला, तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी, और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव से कराई जा सकती है। टूट वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे तप को हर ले, और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। निष्कर्ष, इस प्रकार से दादाजी छोटी बहू के निरादर न करते हुए सम्मिलित कुटुंब में छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाने से भी प्यार से सुलझाने की बात करमचंद से कहते हैं। इस प्रकार दादाजी करमचंद के बातों को बढ़ावा नहीं देते हुए संयुक्त परिवार को बढ़ावा देते हैं। ये है 5 अंक के प्रश्न का उत्तर। छात्रों की जानकारी के लिए अभी जो है सूखी डाली के प्रथम तथा द्वितीय दृश्य ही समाप्त किया है मैंने, और एक दृश्य है, तीसरा दृश्य है। तो तब तक के लिए नमस्कार।